नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में हाल ही में तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ नजर आ रहा है। अब मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है और न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में ये करवट लेगा। बताया जा रहा है कि मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण देखने को मिलेगा और इसके चलते दिल्ली एवं अन्य इलाकों में एक बार फिर से बारिश हो सकती है। और लगातार बारिश के कारण दिल्ली जिस तरीके से हर बार बेहाल हुई है, इस बार भी दिल्ली पूरे तरीके से बेहाल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से ये अलर्ट एक तरीके से जारी किया है और बताया है कि कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से मौसम के करवट लेने का अनुमान लगाया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर मौसम ज़रूर साफ नज़र आ रहा था, मगर अब मौसम विभाग की तरफ से दोबारा से कह सकते हैं कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर भारी बारिश हो सकती है और यहाँ तक कि 25 और 26 फरवरी को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अगर बारिश होती है तो कहीं न कहीं दिक्कतें भी हो सकती है, क्योंकि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ और जिस तरीके से मौसम अब बदलने लगा है और दोबारा से, और कहीं न कहीं जो बादलों की लुका-छुपी है वो कहीं न कहीं अब देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों की जो तबीयत है वो दोबारा से बिगड़ने लगी है। मौसम के अंदर जो करवट हुई है उससे कहीं न कहीं खाँसी, जुकाम या फिर कहें नॉर्मल जो बीमारियाँ हैं वो दोबारा से पनपने लगी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है हम्म। कि 25 फरवरी और 26 फरवरी को भारी बारिश हो सकती है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आएँगी और जो सड़कों के ऊपर जो हालात हैं वो कहीं न कहीं बिगड़ सकते हैं और कहीं न कहीं मौसम बदलेगा तो कहीं न कहीं लोगों की तबीयत भी बिगड़ने के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। राजीव, फिलहाल दिल्ली में इस समय मौसम किस प्रकार का है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय की बात करें, यानी कि आज की बात करें, तो लगभग मौसम अभी साफ नज़र आ रहा है, मगर बादलों की लुका-छुपी ज़रूर देखने को मिल रही है। कल भी यही देखने को मिला था। जो धूप थी, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर से देखने को मिल रही थी, लोगों ने गर्म जो कपड़े थे वो उतार दिए थे, मगर जैसे ही बादलों की लुका-छुपी शुरू हुई, मौसम ने करवट ली, तो लोगों ने फिर दोबारा से गर्म कपड़े निकाल लिए और उसके बाद में जो आज की बात करें, तो आज भी इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। बादलों की लुका-छुपी देखने को मिल सकती है और हल्की बौछार भी कई जगहों पर देखने को मिली है। मगर बात करें जिस तरीके से 25 फरवरी यानी कि कल से और परसों की जो बारिश होगी उससे कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती है और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। मगर देखना होगा क्या 2 दिनों की बारिश होती है या नहीं होती है, मगर अगर बारिश होती है तो कहीं न कहीं मौसम में जो गिरावट होगी वो ज़रूर देखने को मिल सकती है। ठंड का कहर जो है वो दोबारा से बढ़ सकता है और जनता जो है वो कहीं न कहीं परेशानियों में घिरती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जब सड़कों पर पानी भरता है तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानियाँ भी होती नज़र आती हैं। जी। हम्म। राजीव, फिलहाल दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो कहीं ना कहीं खराब श्रेणी में चल रही है। कहीं ना कहीं अगर बारिश आती है तो उस खराब हवा से कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, यहाँ तक कि जो पॉल्यूशन था वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था और लोगों को साँस लेने में दिक्कतें हो रही थी। अगर अब 2 दिनों की बारिश होती है, यानी कि 25 फरवरी की और 26 फरवरी की अगर बारिश होती है तो कहीं न कहीं उसमें जो पॉल्यूशन है वो घटता हुआ नज़र आएगा और जो वायु प्रदूषण है वो भी कहीं न कहीं घटता हुआ नज़र आएगा। तो कहीं न कहीं उससे ज़रूर राहत ज़रूर मिलेगी, मगर लोगों को कहीं न कहीं रोडों पे जो परेशानियाँ, ट्रैफ़िक जाम की परेशानियाँ हो सकती हैं, सड़कों पे अंडरपास की बात करें तो वहाँ पर पानी भर सकता है। उसको लेकर जो एमसीडी की तरफ से तैयारियाँ होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं जो बारिश के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि येलो अलर्ट घोषित ज़रूर किया गया है, बारिश हो सकती है, तो कहीं न कहीं मौसम ज़रूर करवट लेगा, मगर सरकार की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे सड़कों पर, अंडरपास पे, वो अभी तक तैयारी नहीं की गई है। तो उसके लिए भी कहीं न कहीं सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को कहीं न कहीं इस परेशानी से बचाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। जी। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या इसके लिए किसी भी प्रकार से एमसीडी जो है उसने कोई तमाम कोशिश की या फिर कोई जागरूकता लोगों में फैलाने की कोशिश?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों के लिए भारी बारिश के लिए अनुमान ज़रूर जाहिर किया गया है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मगर एमसीडी की बात माने या फिर एमसीडी की दिल्ली सरकार की करें, तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी ना तो अभी तक कोशिश की गई है, ना ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो अंडरपास है या फिर कहें सड़कों पर जहाँ पर पानी भरता है, जहाँ पर जाम की परेशानियाँ बनती हैं, वहाँ पर भी कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए थी, मगर अभी तक कोई कोशिश देखने को नहीं मिल रही है। चाहे वो अंडरपास की बात करें तो अंडरपास पे लगातार मिंटो ब्रिज की बात करें या फिर कहें इंदरलोक इलाके की बात करें या फिर और भी जगहों पर जो अंडरपास बने हुए हैं, उन पे जो पानी भरता है तो उससे कहीं न कहीं जाम की परेशानियाँ बनती है। मगर निगम की तरफ से अभी तक यहाँ पर भी कोई तैयारी नहीं देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार बार-बार हर बार दावे करती है, निगम भी दावे करता है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, मगर वो जो पुख्ता इंतजाम होते हैं, वो कहीं न कहीं जब बारिश आती है तो उन सारे दावों की जो पोल है, वो खुलती हुई नज़र आती है। जी। हुँ। दावों की पोल खुलती हुई नज़र आती है, लेकिन उनसे बचने के लिए कहीं न कहीं एमसीडी को जिस तरीके से तमाम सुविधाएँ हैं लोगों को वो देने के लिए पहले ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कायम करनी होगी। लेकिन एमसीडी जिस तरीके से आपने बताया कि किसी भी प्रकार से कोई एहतियात यहाँ पर बरतती नज़र नहीं आ रही है। मशीन्स जो लगाई जाती है अंडरपास के पास, वो भी इस तरीके की कोई भी अभी सुविधा नहीं लगाई गई है। लेकिन इस बीच अगर जनता को परेशानी होती है, तो उसका ज़िम्मेदार सीधे-सीधे एमसीडी होगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अगर ब मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि 2 दिनों की भारी बारिश हो सकती है, उससे कहीं न कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया या फिर कहें मौसम विभाग की तरफ से सरकार के लिए कहा गया, हुँ। तो सरकार को या फिर दिल्ली सरकार को या एमसीडी को पहले से ही इंतजाम करना चाहिए था। और यहाँ पर अंडरपास की बात करें तो यहाँ पर ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं या फिर जनरेटर लगाए जाते हैं पानी निकालने के लिए, उनको पहले से ही इंतजाम करना चाहिए। नालियों की सफाई करनी चाहिए ताकि पानी की जो निकासी है वो सुचारू रूप से रहे। मगर अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है, ना तो निगम की तरफ से, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में सड़कें और पीडब्ल्यूडी आता है, तो उनकी तरफ से भी कोशिशें होनी चाहिए थी। उनकी तरफ से भी कोई कोशिश नहीं देखने को मिल रही है। एमसीडी की बात माने तो एमसीडी की तरफ से भी लगातार हर बार दावे जब किए जाते हैं बारिश आती है तो, मगर यहाँ पर भी जब बात करें अंडरपासों की तो अंडरपास के लिए भी एमसीडी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जब बारिश होगी उसके बाद ही सबक देखने को मिलेगा और लोगों की परेशानियों से जूझते हुए कहीं ना कहीं एमसीडी को या दिल्ली सरकार को कोशिश करनी होगी। मगर उससे जो पहले के इंतजाम होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं किए गए और कहीं ना कहीं जनता जो है जब बारिश होगी तो उसके बाद में जब परेशानियों में घिरती नजर आएगी तो सरकारों को कोसती हुई नजर आएगी और सरकार जो है वो पहले से इंतजाम करने चाहिए थे। मगर अभी तक कोई भी इंतजाम ना तो निगम की तरफ से है, ना ही पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार की तरफ से है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो पंजाब से है, जहां पर सोमवार रात 11 बजे से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार शाम 4 बजे समाप्त हो गई है। लेकिन इस बीच लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी और यहां तक कि प्रशासन द्वारा इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किए गए थे। हड़ताल खत्म होने के बाद एडवाइजर धर्मपाल ने यूटी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी कि यूटी पावरमैन यूनियन के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक ही यूनियन के द्वारा यह हड़ताल वापस ली गई है। अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर की बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। इस एग्रीमेंट में वो अगली 10 बार तक जब हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई है तब तक टेंडर प्रोसेस को शुरू नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जो लगातार 3 दिन से जारी थी, 3 दिवसीय ये हड़ताल थी, उसको अब पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है और इसी के साथ माफ़ कीजिएगा, चंडीगढ़ में पूरे तरीके से बिजली व्यवस्था जो है वो भी दुरुस्त कर दी गई है। हालांकि इन 3 दिनों में जब हड़ताल रही उस समय में आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली व्यवस्था जब ठप हुई तो उसके बाद किसी भी तरीके से उसको दुरुस्त करने के लिए कोई भी इंतजामात नहीं किए गए थे, जिसके बाद यूटी सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडवाइजर धर्मपाल ने ये तमाम जानकारी दी और ये भी कहा कि
एग्रीमेंट हो चुका है। अब जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था जो है वो भी दुरुस्त कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई है और एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या कुछ अहम है? देखिए, इस एग्रीमेंट की हम बात करें तो 3 मेन पॉइंट्स रखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो अगली तारीख है अगर हम सुनवाई की वो 10 मार्च रखी गई है। तब तक चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट या एलओआई नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तरफ से क्लियर इन रिटन ले लिया गया और जब तक फैसला नहीं आता, जब तक केस में फैसला नहीं आता तब आगे तक कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बेसिकली एक तरह का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक स्टे लेने की कोशिश की गई थी अगर हम कहें कि बिजली कर्मचारियों की तरफ से और शायद कहीं न कहीं किसी हद तक वो कामयाब भी हो पाए हैं। पर अभी देखना होगा कि 10 मार्च तक तो उनको एक शॉर्ट एश्योरेंस मिल चुकी है। पर क्या ये कि अब जो रोक है क्या वो आगे तक कंटिन्यू रहेगी या फिर कोई और कदम लिया जाएगा? दूसरी बात अगर हम कहें कि पदोन्नति और अगर हम कहें पेंशन को लेकर लगातार डिमांड्स की जा रही थी, उनको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। सह मुलाजिमों को लेकर, तो उसको लेकर भी जल्दी ही बैठक बुलाई जाएगी, इसका भी आश्वासन कर्मचारियों को दिया गया। तीसरा और आखिरी अगर हम कहें कि किसी भी कर्मचारी के ऊपर अगर टारगेट करके कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीईओ और पूरे का पूरा डिपार्टमेंट एक साथ स्ट्राइक पे गया था। पर कहीं न कहीं ये हमेशा पाया जाता है कि जो लीडर्स हैं या फिर जो लोग नहीं आंदोलन शुरू करवाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। तो इसको लेकर के आश्वासन लिया गया कि सबको एक ही तरीके से सेम ट्रीटमेंट जिसकी जो सजा सबके लिए होगी वही सबको शेयर की जाएगी, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा। और पर हम बात करें लगभग 40 घंटे ये हड़ताल चली चंडीगढ़ में और इसके 40 घंटे के दौरान लगभग 100 करोड़ का नुकसान अगर हम कहें कि पूरी चंडीगढ़ में देखने को मिला। इसमें इंडस्ट्रीज का नुकसान शामिल है, इसमें जो बिजली से लॉस होने जब हम कहें कि रेवेन्यू आ रहा है तो उन सभी लॉसेस को इंक्लूड किया गया है। पर अगर हम बोले ऑल ओवर इसकी अगर हम कहते हैं हड़ताल को कहीं न कहीं खत्म होने का मेन रीज़न ये मान सकते हैं कि जब आर्मी बुलाएगी, जब इन्होंने आर्मी की तरफ से जो जवान आए उन्होंने सारी लॉस वगैरह हैंडल किए, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में बिजली व्यवस्था 90% हद तक लौट गई थी। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात चंडीगढ़ की करें तो जहां पर बिजली विभाग द्वारा कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसको खत्म कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे, 3 एग्रीमेंट इसमें साइन किए गए, लेकिन बावजूद इसके जो लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा, इसका आम जनता को जो परेशानियां हुई उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम जनता बिजली विभाग को मान रही है। उसके जो खामियाजा उसका हुआ है उसको पूरी तरीके से सुधारने के लिए बिजली विभाग क्या कर रहा है? देखिए, बिजली विभाग की तरफ से सही तौर पे बताया गया, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि हमने बहुत पहले ही लगभग 15 दिन पहले ही चंडीगढ़ प्रशासन को अपने स्ट्राइक के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। उनको बकायदा बताया गया था कि हम लोग 3 दिन के लिए स्ट्राइक पर जाने वाले हैं और इसमें पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जाएगा। इसमें सीधे तौर पे बिजली कर्मचारी ये कहता नजर आ रहे हैं कि तैयारी चंडीगढ़ प्रशासन को रखनी थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने खुद की अनदेखी की है, चंडीगढ़ प्रशासन ने खुद लापरवाही बरती है। अगर चंडीगढ़ प्रशासन समय रहते स्ट्राइक के ऊपर अगर हम कहते हैं सख्त कार्रवाई करता है या फिर स्ट्राइक की अहमियत समझता तो शायद इतने बुरे हालात नहीं होने थे। जो प्रतिबंध आखिरी के कुछ घंटों में किए गए या फिर हम कहें कि दूसरे दिन किए गए, वो अगर पहले ही किए जा सकते थे तो उससे ज्यादा अगर हम कहें कि आम जनता को दिक्कत नहीं आती। देखिए, अगर हम बात करें कि कहाँ से मदद मिली, 100 से ज्यादा सेना के जवान आए, 220 कर्मचारी ऊर्जा मंत्रालय से आए, 50 के करीब कर्मचारी पंजाब से आए, 10 के करीब हरियाणा से आए, 10 पंचकुला से आए, तो अलग अलग जगहों से सपोर्ट स्टाफ मंगाया गया। पर ये समय रहते पहले ही मंगाया जा सकता है, क्योंकि अभी मंगाया गया। तो ये अगर हम कहें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लिया था और बकायदा चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा गया कि जब आपके पास इसकी जानकारी थी तब क्यों इतनी लापरवाही बरती गई। तब इसके ऊपर सीधे तौर पे ये जवाब दिया गया कि हाँ, हमें जानकारी थी, तैयारी थी, पर ज्यादातर जगहों पर जानबूझकर बिजली काटी गई है, कहीं स्विच निकाले गए, कहीं तार काटी गई है। तो कहीं ना कहीं एक फॉरेन एलिमेंट की बात की गई है, क्योंकि अगर जितने जैसे हमें था, अगर नॉर्मल पावर कट्स होते या नॉर्मल स्ट्राइक पे कर्मचारी गए होते तब इसको हैंडल किया जा सकता था।
तो सीधे तौर पे उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी, वो कहीं ना कहीं जिम्मा अगर हम कहें कि जो स्ट्राइक पे गए कर्मचारी उनके ऊपर डालने की कोशिश की गई है। खैर अगर हम कहें कि 8 कर्मचारी नेताओं के ऊपर बकायदा नामजद करके उनके ऊपर पर्चा कर दिया गया है, चंडीगढ़ पुलिस ने बकायदा केस दर्ज करा है, क्योंकि आम जनता को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, बहुत दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ी। कईयों के घर पानी नहीं आया 2 दिन से, कई लोगों के घर इन्वर्टर, क्योंकि चंडीगढ़ में अगर हम कहेंगे 24/7 पावर सप्लाई है रहती है, तो ऐसे में बहुत लोग हैं जिनके घर में इन्वर्टर्स नहीं है, जिनके घर में बिल्कुल अंधेरा रहा 2 दिन, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आई। कई लोग यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के मेन हॉस्पिटल्स है, चाहे 32 हॉस्पिटल, चाहे 16 हॉस्पिटल, चाहे पीजीआई, वहां पर भी बिजलियां कटी हैं। तो जिसको देखते हुए अगर हम कहें कि जो चंडीगढ़ के एडवाइजर के सलाहकार है धर्मपाल, उन्होंने बकायदा सीधे तौर पर हम कह कि उन्होंने एक्शन लिया था और अगर हम कहें कि एस्मा लगाई थी, जिसके तहत चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारी एसेंशियल में रह गए थे, तो उनको किसी भी तरह के प्रोटेस्ट करने से मनाई थी। और इसका कारण भी जब कल उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सीधे तौर पर बोल दिया कि जो कर्मचारियों का प्रोटेस्ट है ये राजनीतिक प्रेरित था, इसलिए उन्होंने एस्मा लगाई थी, ना कि ये कि जेन्युइन डिमांड्स को लेकर के लगातार बातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, पर हर कोई निकल रहा। पर हम कह सकते हैं कि सहमति बन चुकी है और केस दर्ज हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि क्या एक्चुअल में कर्मचारियों ने तारे काटी थी तो उनके ऊपर बनती कार्रवाई बननी चाहिए, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस करती नजर आएगी। पर अब जो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही धरने हमें दोबारा देखने मिलेंगे, कि 10 तारीख तक तो एक तरह से होल्ड पे है, पर क्या उसके बाद भी कोई हल निकलेगा या नहीं? जी बिल्कुल। और क्या कर्मचारियों ने इस बात की कोई जानकारी दी है अमित कि अगर 10 तारीख के बाद कोई हल निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो फिर से ये जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर जा सकते हैं, इस तरीके की कोई जानकारी? और दूसरी बात ये, जिस तरीके से आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि ये पूरा जो धरना प्रदर्शन था वो राजनीति से प्रेरित था, राजनीति से किस तरीके से इसको जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए बेसिकली अगर हम बात करें कि सीधे तौर पर सलाहकार ने कहा कि प्रशासन ने कर्मियों के साथ कई दौर पे लंबी लंबी बातचीत की गई, पर कोई समाधान नहीं निकल रहा था। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो हल ही नहीं चाहते थे। सीधे तौर पे ये कहा गया कि एक हल के लिए, जैसे हम करते हैं मीटिंग जैसे सोल्यूशन के लिए की जाती है, पर यहाँ पर हमके कर्मचारी बिल्कुल सख्त रूप, अड़ियल रूप लेके आए थे, जो अपनी मांग, जो मेन डिमांड, जो फिक्स डिमांड है, उनसे ना एक से पीछे हो रहे थे, ना ही कोई और अगर उनके अरेंजमेंट के लिए रेडी हो रहे थे। तो इसलिए उनका कहना है कि शायद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और इनको अपनी स्ट्राइक करनी थी, इसलिए सीधे तौर पे ये बिल्कुल कड़ा रुख लेके आए थे। वही दूसरी तरफ हम बात करें कि कर्मचारियों का सीधा कहना है, कर्मचारियों ने ये चीज कही है कि जब हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, जब तक केस का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप प्राइवेटाइज ना करें, क्योंकि देखिए पहले स्टे लिया जा चुका था कर्मचारियों की तरफ से, पर उसके बाद अगर हम कहें सीधे तौर पे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे टूट गया था, जिसके बाद ऑप्शनिंग और उसके बाद बिडिंग का प्रोसेस हो गया था। तो उसके बाद कंपनी भी अब बिड करके आ चुकी है, 800 करोड़ के करीब में कुछ हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के बिजली विभाग को बेचा गया है कुछ टाइम के लिए। पर अब सवाल ये है कि कर्मचारियों के हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, वो इन प्रोसेस है, अगली सुनवाई 10 मार्च तक है और शायद उसी की वेट कर्मचारी कर रहे हैं कि 10 मार्च को शायद इनको एक और बड़ी राहत मिल जाए। पर अगर राहत नहीं मिलती है तब आगे की रणनीति क्या रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कर्मचारियों का ये कहना है कि वो कोर्ट से जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे, पर जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक वो, अगर हम कहें कि प्रशासन को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। अमित, 6 महीने तक के लिए एस्मा चंडीगढ़ प्रशासन ने लगाया है यहाँ पर। 6 महीने अगर एस्मा लगाया है तो इसका मतलब 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी कि अगर कर्मचारियों को किसी प्रकार की दिक्कत भी होगी तब भी वो अपनी बात खुलकर सामने नहीं रख सकते। तो ये जो एस्मा लगाया गया है, क्या ये सही आपकी नजर में है? देखिए एस्मा सीधे तौर पे हम कहेंगे सिर्फ बिजली विभाग के लिए लगाया गया और बिजली विभाग का केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है। हाँ, अगर हम कहें कि सख्ताई जरूर है ये, और ये किसी के भी प्रोटेस्ट करने के राइट के खिलाफ है, पर क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आता है तो इस फैक्टर को डिफाइन करना होगा। तो देखिए 2 दिन चंडीगढ़ में बिजली नहीं रही और आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। अगर हम कहें चंडीगढ़ में 90% स्ट्रीट लाइट चल रही थी, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स तक में बिजली के कट्स लग गए थे और ऐसे वहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पेशेंट्स को जो क्रिटिकल वेंटिलेटर्स है, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं चंडीगढ़ में, उन सब में बहुत दिक्कत आई है। वेंटिलेटर्स थे, बैकअप थे, पर वो काफी हद तक लगातार नहीं चल सकते क्योंकि ब्रेक देने की जरूरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बना हुआ था। तो ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ये चीज काफी सोच समझ के लगाई गई है और 6 महीने का ब्रैकेट है, शायद ये बाद में इसको छूट दे दी जाए और इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाए। पर अभी चंडीगढ़ प्रशासन को बहुत ज्यादा जरूरी लगा है कि 6 महीने तक एटलीस्ट इंपोज किया जाए, क्योंकि अगर हम हैंडओवर की बात करते हैं तो मार्च में हैंडओवर होना था और अगली सुनवाई 10 मार्च को है। तो
अब ये देखना होगा कि क्या 10 मार्च के बाद हैंडओवर दिया जाता है नहीं, और शायद इसी चीज को देखते हुए इस 6 महीने ऑल ओवर ब्रैकेट 6 महीने का दिया गया है, क्योंकि अगर कोई नई कंपनी जो हैंडओवर भी लेती है तो उसको भी तैयारी करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा, और उससे चंडीगढ़ के जो ऑलरेडी वर्किंग कर्मचारी है वो ऑफकोर्स असिमुलेट करने होंगे। ये देखना होगा कि वो असिमुलेट होते हैं, क्योंकि हटाया तो नहीं है कि उसमें कुछ करीब 300 के करीब पक्के कर्मचारी हैं, तो वही बाकी 700 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली उनको असिमुलेट ही किया जाएगा। पर ये समय ही बताएगा कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, या इनको ट्रांसफर किया जाएगा या फिर इन्हें असिमुलेट किया जाएगा। अमित, निजीकरण का विरोध जो कर रहे थे ये कर्मचारी, इस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे थे, समझना ये चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है कि बिजली विभाग इस विभाग का निजीकरण करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बिजली विभाग के कर्मचारियों का सीधे तौर पे कहना है कि चंडीगढ़ की बिजली को प्राइवेटाइज करने का कोई रीजन नहीं बनता। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है। हम 2000 से शुरू हुए थे, 2000 कर्मचारी के बिल यहाँ पे चंडीगढ़ में बिजली विभाग स्टार्ट हुआ तब 2000 के करीब कर्मचारी थे, वो घट के अब 1000 के करीब रह गए हैं। चंडीगढ़ की बिजली सबसे सस्ती है और ऑल ओवर हम पिछले 5 साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट दे चुके हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में अगर हम मोहाली, पंजाब आसपास से कंपेयर करते हैं तौर पे, तो सबसे सस्ती बिजली आती है, उसके बावजूद भी हर सालाना 300 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे रहा है। और ऐसे में चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी जो एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करने इलॉजिकल खुद कर्मचारी कहते हैं। पर ऑफकोर्स एक तरह से ये भी पहलू सामने आ रहा है कि एज अ मॉडल चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हम या फिर कहें कि भारत सरकार की तरफ से चंडीगढ़ को एज अ मॉडल प्रेजेंट किया जा रहा है कि चंडीगढ़ का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक मॉडल है कि अगर हम इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसे कई और जगह हैं जहाँ पे प्रॉफिट अभी भले ही नहीं आ रहा हो, पर अगर उन्हें प्राइवेटाइज किया और प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करती है तो वहां से उन्हें एटलीस्ट प्रॉफिट आ सकता है। तो ये चीज बार बार कही जा रही है, पर अब ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि चंडीगढ़ को ही क्यों चुना गया, क्योंकि ऑफकोर्स एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर और रेगुलर प्रॉफिट दे रहा है, ना ही कभी लॉस में गया, ना ही कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि ना ही चंडीगढ़ के लोगों की कंप्लेन रही कभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। तो ये चीजें कई पहलू है जिसमें कर्मचारियों के सपोर्ट में लोग तभी नजर आ भी रहे हैं, तो चंडीगढ़ के लोग भी ठीक सीधे तौर पर मानते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ की बिजली के रेट भी बहुत कम है, चंडीगढ़ में फैसिलिटीज सारी अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है प्राइवेटाइजेशन पर। ऑफकोर्स गवर्नमेंट का अपना कोई आइडिया या रोड मैप होगा जिसके तहत ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी के बाद महाविकास आघाड़ी के मुखिया शरद पवार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। बुधवार की शाम पहले तो उन्होंने अपने निवास पर रंका मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। उसके बाद खास मंथन के लिए पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए वर्षा निवास पहुंचे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल समेत कई अहम नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पवार ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनसे इस्तीफा लेने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के साथ खास बैठक की। महाविकास आघाड़ी के इस नेताओं का मानना है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में मलिक को मंत्री पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी कहा कि मलिक से इस्तीफा लेने की सलाह उन्होंने भी दी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल कल जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद ये बैठकों का दौर शुरू हुआ, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए ईडी ने नवाब मलिक को करीब 2:45 पर गिरफ्तार कर लिया। इस बीच जो है नवाब मलिक ने खुद जानकारी जो है माननीय कोर्ट के सामने दी है कि ईडी जो है 4
30 मिनट में उनके घर में दाखिल हुई थी और उन्हें समन भी नहीं दिया गया। इस बीच करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद जो है करीब 7 बजे उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया, जहां से उनकी गिरफ्तारी की गई। तो जाहिर तौर पर ईडी के हाथ जो है उनके घर से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। उसके बाद उन्होंने यह भी कोर्ट को बताया है कि ईडी दफ्तर में लाने के बाद उन्हें जबरन हस्ताक्षर करवाया गया और जो है उनकी गिरफ्तारी बताई गई। तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं गलत है। अब ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच लंबी बातचीत हुई है। इस बीच जो है यह जानकारी मिल रही है कि शरद पवार अब एक्शन मोड में है और आने वाले समय में बीजेपी का जमकर घेराव कर सकते हैं। ये जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ अहम चर्चा हुई सत्य प्रकाश? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस तरह से बीजेपी लगातार यह मांग कर रही थी कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। लेकिन इस बीच जो है संजय राउत ने बयान दिया है कि नवाब मलिक के घर से कोई दस्तावेज नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित होकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में शिवसेना उनका जो है निलंबन पत्र नहीं मांगेगी। और इस बीच शरद पवार ने भी कहा है कि नवाब मलिक के घर से कोई दस्तावेज नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में उनका जो इस्तीफा मांगना बेहद गलत हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है, अलग अलग तरीके से मंथन हो रहा है। संजय राउत भी कहते नजर आए कि उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, यानी कि अभी तक उनकी जो मंत्री पद है वो बरकरार है। अब इस बीच क्या कार्रवाई में कोई दाव पेच लग सकता है? क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई होने के, यानी कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, इस तरीके के आरोप। तो ये आरोप नवाब मलिक पर भी लग सकते हैं कि वो कार्रवाई में दखल दे सकते हैं अपने रसूख के चलते। बिल्कुल, देखिए, नवाब मलिक जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से बीजेपी को लेकर आक्रामक है। हर मौके पर जो है नवाब मलिक ने बीजेपी को घेरा है। ऐसे में यह बदले की भावना से जो है उनकी गिरफ्तारी हुई, इस तरह का आरोप नवाब मलिक ने खुद मीडिया से बताया है। उसके बाद तमाम जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के जो मंत्रिमंडल है, तमाम जो नेता है, उनका भी आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर जो है राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का जो है कार्रवाई करवाई। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि टेरर फंडिंग के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि माननीय कोर्ट में जो है ईडी ने हलफनामा दिया है कि नवाब मलिक का संबंध कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड से है और जो उन्होंने जमीन खरीदी थी कुर्ला इलाके में, वह जमीन जो है कहीं न कहीं दाऊद इब्राहिम की थी और उनसे जो है हसीना पारकर के जरिए जो है सलीम जो है मिठाई वाले के जरिए वो खरीदारी की गई है। ठीक है, फिलहाल नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए कस्टडी में रखा गया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। क्या कुछ अहम खुलासे हुए? देखिए, जानकारी यह मिल रही है कि नवाब मलिक की जो 3 मार्च तक ईडी कस्टडी मिली है, इस दौरान ईडी उन्हें आज जो है करीब 11 बजे दफ्तर लाएगी, उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि जो आरोप ईडी ने लगाया है नवाब मलिक के ऊपर, वह लिखित शिकायत के तौर पर माननीय कोर्ट के सामने पेश किया है, इसी जरिए से उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक खबर और आ रही है कि मुंबई में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से आंदोलन किए जाएंगे, क्योंकि आंदोलन महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से इसलिए किए जाएंगे क्योंकि नवाब मलिक की जो गिरफ्तारी वो गलत तरीके से हुई है। दूसरी खबर अब यह आ रही है कि बीजेपी जो है मोहित कंबोज के बचाव के लिए आंदोलन करेगी, क्योंकि मोहित कंबोज के खिलाफ भी मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद मोहित कंबोज ने तलवार निकालकर सामूहिक तौर पर लोगों के सामने प्रदर्शन किया और पटाखे बजाए। जाहिर तौर पर कोरोना गाइडलाइन और 425 की धाराओं के तहत उनकी जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, सत्य प्रकाश, जिसको लेकर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या इसके कोई पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे हैं जिसके बिना पर गिरफ्तारी की गई? देखिए, ईडी कहती है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेता कह रहे हैं कि ईडी के हाथ कोई दस्तावेज नहीं लगे हैं, जानबूझकर ये राजनीतिक दबाव के चलते जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर यह मामला तब सामने आएगा जब कोर्ट के सामने ईडी कुछ दस्तावेज पेश करेगी। फिलहाल अभी लिखित बताया है कि टेरर फंडिंग के जरिए जो है नवाब मलिक का संपर्क मिला है, इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी की गई।
ठीक है, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, पुख्ता सबूत की बातें भी कही जा रही है। हालांकि ईडी अगर ये बात कह रही है तो हो सकता है कि पुख्ता सबूत हो, लेकिन जिस तरीके से मंत्री पद की बर्खास्तगी की बात अगर दोबारा फिर से करें सत्यप्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री पद की अगर बर्खास्तगी की बात करें तो बीजेपी आरोप लगाती है कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ चले तो एक लखीमपुर कांड हुआ था जिसमें बीजेपी के ही नेता जो थे, मंत्री जो थे, राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप लगे थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनसे भी बर्खास्तगी की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया, उनके बेटे को तो जमानत भी मिल गई है। ये जो समीकरण है ये दिखाते हैं कि राजनीति में एक दूसरे की तरफ मात्र और मात्र आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय चल रहा है। मैं लौटूंगी सत्यप्रकाश आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूँ। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से बात महाराष्ट्र के करे थे, जहां पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जरा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जो बात मैं कह रही थी, क्योंकि देखिए राजनीतिक स्तर इस तरीके से गिरता जा रहा है कि मात्र आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए किसी भी मंत्री या किसी भी अधिकारी को इस्तीफा मांगने या निलंबित करने का प्रावधान बनाया गया, जिसमें बताया गया कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे से ज्यादा हो जाती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। फिलहाल नवाब मलिक का जो वक्त हुआ है वो 24 घंटे नहीं हुए हैं, ऐसे में उनके लिए समय भी है और इस बीच अगर वो चाहे तो माननीय कोर्ट के सामने अपना दस्तावेज रख सकते हैं। इस बीच कोर्ट भी इस पर फैसला सुना सकती है। फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी नेता ने एक्सीडेंट कर फरार हुए थे, उसमें भी लगातार मांग उठ रही थी कि उन्हें भी इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि बीजेपी ने काफी दिनों तक उनकी गिरफ्तारी ही नहीं करवाई थी। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक असमानता है वो चलती रहती है, क्योंकि राजनेताओं का काम ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना और अपने दामन को हमेशा साफ सुथरा रखना। ये कोई नई बात नहीं है कि जब इस तरह की बातें अक्सर सामने आती है। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से नवाब मलिक के पद को उनको सुरक्षित रखने की बात की गई है, उनको पद से ना हटाने की बात कही गई है, इसको लेकर विपक्ष बीजेपी की ओर से कोई बात सामने आई, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक का संबंध सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से है और अंडरवर्ल्ड के जरिए उन्होंने 300 करोड़ की जमीन मात्र 55 लाख रुपए में खरीदा है। इस तरह की जानकारी उन्होंने दिया है, जिसकी फंडिंग जो है टेरर फंडिंग के जरिए की गई है। वही दूसरी तरफ चंद्रकांत दादा पाटिल, मुंबई महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की जांच कर रही थी, उस दौरान उन्हें सबूत मिले होंगे, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है कि किसी भी हाल में महाविकास अघाड़ी सरकार के एक एक मंत्रियों पर आरोप लगाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, जिसके बाद बीजेपी की सरकार वहां बनाई जा सके। इस तरह का पूरी तैयारी जो है कहीं की बीजेपी की तरफ से की गई है। आगामी निकाय चुनाव भी महाराष्ट्र में नजदीक हैं और इन्हीं निकाय चुनावों के मद्देनजर कहा जा सकता है कि ये तमाम जो गिरफ्तारी है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं जो आ रही है, वो तमाम इसके मद्देनजर भी कही जा सकती है क्या सत्यप्रकाश? बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अगले महीने होने वाला है। इस तरह की जानकारी जो है खुद चुनाव आयोग ने दिया है। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी आक्रामक, हालांकि बीजेपी के द्वारा कई बार स्टेटमेंट दिया गया कि किसी हाल में महानगर पालिका में महापौर बीजेपी का होना चाहिए, इस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि देश की सबसे बड़ी बजट वाली महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है, ऐसे में हर किसी की नजर टिकी रहती है, क्योंकि 32,000 करोड़ का बजट होता है। अब ऐसे में एक मुख्यमंत्री का जो बजट होता है, उस तरह का बजट जो है मुंबई महानगर पालिका का है। तो जाहिर तौर पर एक कहीं न कहीं दबाव बनाया जा रहा है महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर कि किस तरह से दबाव बनाया जाए और महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तीनों दलों को बदनाम किया जाए, उसके बाद जाए यहाँ महापौर बनाया जाए।
ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, मैं लौटूंगी, जानकारी आपसे लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात महाराष्ट्र के कर रहे हैं, जहां पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जरा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया जिस तरीके से हम बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस की, और ये जो बात है कि चुनावों के मद्देनजर ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और निकाय चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, अगले महीने आप बता रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर नवाब मलिक जब उन पर इस तरीके के आरोप है, तो क्या जनता इस बार जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी वो किस तरीके से जनता देखेगी? देखिए, मुंबई महाराष्ट्र की जनता ये बिल्कुल देख रही है कि किस तरह से लगातार दोनों दलों के बीच में आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ है और लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी हर संभव वो प्रयास कर रही है। हालांकि हर छोटे मुद्दे को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाकर दो लोगों को सामने पेश करती है, चाहे मीडिया के सामने हो चाहे माननीय कोर्ट के सामने हो। तो लगातार इस तरह की प्रक्रिया जो है बीजेपी अपनी दे रही है। जाहिर तौर पर मुंबई का जो तमाम लोग हैं उन्हें ये पता है कि किस तरह से जो राजनीतिक कुर्सी है उसको हथियाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक बात और है मुस्कान जी कि मुंबई में कोरोना काल के दौरान जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार ने लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की कोशिश की है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव था। ऐसे में जब महाविकास आघाड़ी सरकार अपनी सेवाएं दे रही है, इस बीच जो है अलग अलग तरीके से अगर उसको घेरा जाए तो जाहिर तौर पर ये राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक जो है सियासत हथियाने की एक कला कहा जा सकता है। बिल्कुल। समीर वानखेड़े का अगर जिक्र मैं करूं एक बार फिर से सत्यप्रकाश, तो देखिए समीर वानखेड़े के केस का जब शुरुआत हुई थी उस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था और नवाब मलिक पर भी उस समय अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप लगे थे और पूर्व मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगे थे बीजेपी के। तो आरोप दोनों पर लगे थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ नवाब मलिक पर होना। देखिए, यही तो बात है कि लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर इस तरह के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के पहले अनिल देशमुख को गिरफ्तार करवाया, उसके बाद शिवसेना के एक नेता को गिरफ्तार करवाया, फिर इसके बाद जो है अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई। तो जाहिर तौर पर आप बिना एफआईआर दर्ज किए, बिना किसी को समन दिए किसी के घर से उठा के लेके जाते हैं, उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी दिखाते हैं, जबकि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं बनता है। तो जाहिर तौर पर यह कहने के राजनीतिक प्रेशर है। ऐसे में नवाब मलिक ने भी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि इनका संपर्क जो है अंडर। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू संभाग में एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के संभागीय उपाध्यक्ष पुंछ के सुरनकोट से विधायक कल्याण मंत्री रहे सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी ने पार्टी के साथ अपना 40 वर्ष का नाता तोड़ दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पहाड़ी समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को त्यागपत्र भेजा है। बुखारी ने कहा कि पहाड़ी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए चलाए जा रहे संघर्ष का पार्टी ने विरोध किया। पार्टी ने संघर्ष से हाथ खींचने को भी कहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें पार्टी से अलग होना ही बेहतर लगा। रविवार को जम्मू में पहाड़ियों की तरफ से सर्वदलीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। अधिवेशन में सभी राजनीतिक दल के विधायक और अन्य नेता उपस्थित थे। नैंका आला कमान को मेरा वहां रहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एतराज जताया तो हमने त्यागपत्र देना उचित समझा।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बड़ा झटका लगा है। जम्मू संभाग में उनको ये बड़ा झटका लगा, जहां पर पार्टी के संभागीय उपाध्यक्ष पुंछ के सुरनकोट से 2 बार विधायक और समाज कल्याण मंत्री रहे सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। 40 साल से वो लगभग पार्टी के साथ थे और अब पिछले 40 साल का नाता उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। पहाड़ी समुदाय की उपेक्षा का आरोप भी उन्होंने पार्टी पर लगाया और अलग अलग तरीके के आरोप उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी पर लगाए हैं। चलिए, इससे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से मुश्ताक अहमद बुखारी ने पार्टी को छोड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सबसे बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कश्मीर केंद्रित पॉलिटिक्स जो है वो खेलती रही है, अब उसके दिन लद चुके हैं। क्योंकि पहले भी कहा जाए तो देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ और भी कई बड़े चेहरे जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी को छोड़ा था, क्योंकि वो संभागीय प्रांतीय प्रधान थे और उन्होंने जब पार्टी का दामन छोड़ा तो उन्होंने भी कहा कि हम जब जम्मू के हितों की बात करते हैं तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो लगातार कश्मीर की बात करते हैं। अगर हम जम्मू के नेता हैं तो जम्मू की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती है? यही वजह है कि लगातार पार्टी के कई नेता जो हैं पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब जो बुखारी हैं उन्होंने भी कल पहाड़ी लोगों की जो मुश्किलें हैं उसकी उपेक्षा को लेकर जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हम पहाड़ी लोगों की बात करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो लगातार गुज्जर समुदाय की बात करते हैं। हम गुज्जर समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर पहाड़ी लोगों को कुछ मिल जाए, क्योंकि पहाड़ी लोगों का जीना और जो रहन सहन है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चे पढ़ चुके हैं, किसी ने एमए की है, किसी ने पीएचडी की है, लेकिन उनको नौकरियां नहीं है। वो बाहरी राज्यों में जाकर होटलों में काम कर रहे हैं, वो उनको काफी ज्यादा तकलीफ देता है। तो मैंने भी कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कहा कि इन सब चीजों को लेकर आप बात उठाएं, सेंटर में बात उठाएं, लेकिन वहां बात नहीं जब उठाई गई तो मैंने भी कहा और एक अधिवेशन लिया तो उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो नाराज हो गए। तो मैंने सोचा कि जब मैं पहाड़ी समुदाय को बिलोंग करता हूं और वहां से ही चुनाव लड़ता हूं, मेरे साथ 12.5 लाख करीब वोटर हैं, तो जब मैं उनकी बात करता हूँ तो मैं उनको किस मुंह से उनके पास जाऊं? बिल्कुल तो रविंद्र, मैं लूटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। जानकारी आपसे और भी लेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा, जहां पर बुखारी ने 40 साल का नाता पार्टी से तोड़ दिया है। रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, फिलहाल 40 साल का जो नाता था वो तोड़ा गया और पार्टी को छोड़ने के बाद अलग अलग आरोप भी लगाए गए। जी बिल्कुल, देखिए आरोप यही लगाए गए हैं बुखारी की तरफ से कि कहा गया है कि पहाड़ी लोगों की उपेक्षा जो है वो हमेशा ही एनसी करती रही है। हालांकि कई बार जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बोला गया कि केंद्र में पहाड़ी लोगों को एक स्टेटस दिलवाने के लिए आप बात उठाएं, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ कि तीनों बार केंद्र के अंदर बात चली, लेकिन इन्होंने आगे उसके ऊपर कुछ अच्छा रिस्पांस जो है वो नहीं दिया। तो यही वजह है कि पहाड़ी समुदाय को जो है स्टेटस नहीं मिल पाया। अब उन्होंने 40 साल पुराना नाता जो है वो एनसी से तोड़ दिया है। उनका कहना है कि जम्मू के साथ साथ पहाड़ी लोगों की बातों को दरकिनार किया जाता है। यही वजह है कि अब लोग जो हैं समझ चुके हैं
और मैंने आगे लोगों को अपना मुंह भी दिखाना है। आगे वो इलेक्शन होंगे तो किस प्रकार से मैं लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि पिछले 40 साल से मैं एनसी में रहा हूं और लगातार उपेक्षा जो है वो हमें झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने कई बार असेंबली के अंदर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी बहसबाजी की है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एनसी से लगातार जो है उन्हीं के नेता जो हैं वो लगातार नाराज हैं, और यही वजह है कि पार्टी को छोड़ वो अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं। खास करके भाजपा की बात करें तो भाजपा में कई बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, और आर्टिकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बुखारी भी हो सकता है कि भाजपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि कल जिस प्रकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया उसके बाद प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना, उन्होंने बुखारी का घर का रुख किया। फिर उसके बाद देर रात जो है दविंदर सिंह राणा, जो पहले एनसी के कद्दावर नेता थे, बाद में वो भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने भी बुखारी के घर का रुख किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो परिदृश्य है ये दर्शाता है कि बुखारी भी अब हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे साथ 12.5 लाख वोटर जो है वो चाहता है कि उनको स्टेटस मिले, जो एसटी का स्टेटस है वो मिले। इसके लिए अगर बुखारी ने साफ कहा है कि अगर इसके लिए वो आरएसएस के मोहन भागवत से भी बात करना चाहें, अगर वो कहें कि आरएसएस से ज्वाइन करनी है तो मैं वो भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कश्मीर केंद्रित पॉलिटिक्स जो है वो पहले चलती थी, अब वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं चल रही है, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि कश्मीरी नेता जो हैं वो लगातार जम्मू को बेवकूफ बनाते रहे, जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। और अब कुल मिला के अगर बात की जाए तो पार्टी से लगातार लोगों का जाना एनसी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। हालांकि उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कोई जाता है तो जाए, हम पीछे नहीं जाएंगे मनाने के लिए। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, वो पहाड़ी नेताओं की बात करता है तो मैंने उसके लिए कई भी कहा भी है, लेकिन गुज्जर समुदाय की उन्होंने बात कही तो गुज्जर समुदाय को भी तवज्जो जो है वो ज्यादा दी जाती है। यही वजह है कि बुखारी ने इस्तीफा दिया है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।